नमस्कार। क्वालिटी क्लासेस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि हम जानते हैं, पहले भी हमने आधुनिक भारत के इतिहास पर चर्चा की थी और उसी का हम आधुनिक भारत का एक नया टॉपिक लेंगे, मैसूर, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं, जिसमें हम चर्चा करेंगे हैदर अली और टीपू सुल्तान पर। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। 4 महत्वपूर्ण युद्ध पूछे जाते हैं, इसमें से 4 युद्ध हैं। मांगी मैसूर युद्ध, क्या कारण थे। तो मैसूर जब अपन स्टार्ट करें, सभी लोगों से एक बार मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें, ठीक है। तो इसलिए आपको नए वीडियो मिलते रहेंगे और नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे और आपके ज्ञान में वृद्धि होती रहेगी और इसी प्रकार आप कॉम्पिटिशन हंसते हंसते निकाल देंगे, ठीक है। चलिए आप चर्चा करते हैं। तो देखते हैं मैसूर। मैसूर देखिए, मैसूर दक्षिण में जब अंग्रेजों को सबसे ज्यादा जो चुनौती मिल रही थी वो मैसूर राज्य से प्राप्त हो रही थी। मैसूर क्या था? मैसूर वस्तुतः विजयनगर साम्राज्य का ही एक भाग था। अब विजयनगर साम्राज्य तो हम थोड़ा सा बता देते हैं। विजयनगर साम्राज्य, ठीक है। तो मैसूर दक्षिण में सबसे ज्यादा चुनौती अंग्रेजों को किससे मिल रही थी? मैसूर राज्य से प्राप्त हो रही थी। और मैसूर मुख्यतः किसका हिस्सा था? विजयनगर साम्राज्य का ही एक भाग था। अब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और भुक्का नाम के दो भाइयों ने मिलकर की थी। तो इसके बारे में अपन इतना याद रखें, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और भुक्का नाम के दो भाइयों ने की थी। हरिहर और भुक्का नाम के दो भाइयों ने की थी। तो ये अपन इतना याद रखें विजयनगर साम्राज्य के विषय में। अब अपन मैसूर पर बात करते हैं। मैसूर क्या था? दक्षिण में अंग्रेजों को सबसे ज्यादा चुनौती किससे प्राप्त हो रही थी? मैसूर राज्य से। मैसूर राज्य अपना किसका भाग था? मैसूर राज्य विजयनगर साम्राज्य का ही एक भाग था। अब विजयनगर साम्राज्य, यहाँ पर आरंभ में मैसूर पर किसका शासन था? मैसूर में आरंभ में एक कृष्णराज नामक व्यक्ति का शासन था। कृष्ण राज नामक व्यक्ति का शासन था। यहाँ पर कृष्णराज नामक व्यक्ति का शासन था। जबकि वास्तविक शक्तियां किसके हाथ में थी? वास्तविक शक्तियां देखें तो वास्तविक शक्तियां थी अपने देवराज और नंदराज के पास में थी। वास्तविक शक्तियां किसके पास थी? देवराज और नंदराज के पास थी। वास्तविक शक्तियां किसके पास थी? नंदराज और देवराज के पास थी। अब क्या होता है, इसी समय पर मैसूर की सेना में हैदर अली नाम के व्यक्ति का प्रवेश हुआ। हैदर अली नाम के व्यक्ति की एंट्री हो जाती है। यहाँ से हैदर अली नाम के व्यक्ति का प्रवेश होता है। वो धीरे धीरे करके सारी शक्तियां अपने हाथ में ले लेता है, अपने पास ले लेता है पूरी शक्तियां, और जिससे अंग्रेज भयभीत होने लगे और एक डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना कर देता है। हैदर ने डिंडीगुल में क्या किया है? डिंडीगुल में क्या किया? आधुनिक शस्त्रागार। ठीक है, शस्त्रागार की स्थापना कर दिया। शस्त्रागार तो आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना कर दी। अब इसकी हैदर की महत्वाकांक्षा से अंग्रेज भयभीत होने लगते हैं। अंग्रेजों में, लेकिन अंग्रेज कहाँ डरने वाले थे? अंग्रेजों ने प्लासी और बक्सर जैसे युद्धों पर विजय प्राप्त कर ली थी। तो अंग्रेजों ने क्या किया? अब प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, तो मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करूंगा। क्या हो गया? आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना होगी। कहां पर? डिंडीगुल में। आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना होगी कहां पर? डिंडीगुल में। जिससे अंग्रेज भयभीत होने लगे। परंतु अंग्रेजों ने क्या किया? प्लासी और बक्सर जैसे युद्ध उन्होंने जीत लिए थे। तो वो पीछे हटने वाले कहां थे? प्लासी और बक्सर जैसे युद्धों पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली हो। तो अब महत्वाकांक्षा को लेकर प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 के बीच में
1767 से 69 प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच में हुआ। अब इस युद्ध में क्या होता है, इस युद्ध में अंग्रेजों ने कूटनीतिक चाल चलते हुए हैदर और निजाम को अपनी तरफ मिला लिया। हैदर और निजाम, हैदर और निजाम को क्या किया, अपनी ओर मिला लिया। हैदर और निजाम को अपनी तरफ मिला लिया इन्होंने। लेकिन मराठा और निजाम, मराठों और निजाम को अंग्रेजों ने मिला लिया अपनी लास्ट स्टार्टिंग में। अंग्रेजों ने क्या किया, हैदर और निजाम को अपनी ओर मिला लिया। मराठों और निजाम को अंग्रेजों ने मिला लिया, परंतु हैदर ने कूटनीतिक चाल चलते हुए, हैदर ने कूटनीतिक चाल चलते हुए हैदर मराठों और निजाम को अंग्रेजों से अलग कर दिया। क्या किया, मराठों और निजाम को अंग्रेजों से अलग कर दिया, जिसके कारण अंग्रेजों की इस युद्ध में पराजय हुई। अंग्रेज क्या हो गए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में पराजित हो गए। अंग्रेजों की हार हुई इस युद्ध में, अंग्रेजों की हार। इस समय अंग्रेज सेनापति कौन था, जोसेफ स्मिथ। अंग्रेज सेनापति कौन था, जोसेफ स्मिथ। अब उसको मद्रास की संधि करने के लिए विवश हुआ। इससे यही क्वेश्चन बनता है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, 1767 से 69 के बीच में। अंग्रेजों ने स्टार्टिंग में किसको अपने पास मिला लिया था, मराठों और निजाम को मिला लिया था, ठीक है, जिसमें हैदर ने कूटनीतिक चाल चलते हुए मराठों निजाम को अलग कर दिया। इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति कौन था, तो जोसेफ स्मिथ था। क्लियर है इतना, अंग्रेज सेनापति कौन था, जोसेफ स्मिथ था। परंतु हार के कारण अंग्रेजों को कौन सी, मद्रास की संधि करने के लिए विवश हुआ। ठीक है, अब अपन देखते हैं दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। इसका जो टाइम पीरियड था वो कितने था, 1780 से 1784 के बीच में हुआ। इस युद्ध का मुख्य कारण क्या था, माही नामक क्षेत्र पर कब्जे को लेकर। माहे नामक क्षेत्र पर माहे नामक क्षेत्र पर कब्जे को लेकर यह युद्ध हो गया है। अब इस समय ब्रिटिश सेनापति कौन था, आयरकूट। इस समय ब्रिटिश सेनापति कौन था, आयरकूट था। तो उसने हैदर को कड़ी चुनौती दी और इस युद्ध में क्या हो गया, हैदर घायल हो गया, जिसके कारण पोर्टा नोवा के युद्ध में युद्ध 1782 में हैदर की मृत्यु हो जाती है। पोर्टा नोवा के युद्ध में 1782 में हैदर की मृत्यु हो, घायल हो गया था, घायल हो जाने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है हैदर की। और लेकिन अब इसका योग्य पुत्र था टीपू सुल्तान। टीपू हैदर का योग्य पुत्र था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने युद्ध को जारी रखा और युद्ध को जारी रखते हुए उसने कर्नल मैथ्यूज सहित उसकी सेना को बंदी बना लिया। कर्नल मैथ्यूज सहित उसकी सेना को बंदी बना लिया। अब यहां से बंदी बना लिया। अब इस समय मद्रास का गवर्नर कौन था, मैकार्टनी था। मैकार्टनी था। तो मैकार्टनी को मंगलौर की संधि के लिए विवश होना इस युद्ध से, मंगलौर की संधि के लिए विवश होना पड़ा। मंगलौर की संधि के लिए विवश होना पड़ा और मैकार्टनी ने ही मंगलौर की संधि पर हस्ताक्षर किए। इस युद्ध में क्या हो गया था, अंग्रेजों की पराजय हुई फिर से। और देखिए इस युद्ध से क्वेश्चन पूछते हैं, इसका टाइम पीरियड 80 से 84 के बीच में था।
माही नामक क्षेत्र पर कब्जा को लेकर हो गया था। सेनापति आयकूट था। कोटा के युद्ध में टीपू सुल्तान को हैदर की घायल होने के कारण मृत्यु हो गई थी। अब इसके योग्य पुत्र टीपू सुल्तान ने युद्ध को जारी रखा और कर्नल मैथ्यूज समेत उसकी सारी सेना को बंदी बना लिया। तो इसके कारण लॉर्ड मैकार्टनी मद्रास का गवर्नर था, उसे मंगलौर की संधि करने के लिए विवश हुआ। ठीक है, अब इसके बाद क्या किया टीपू सुल्तान ने? टीपू सुल्तान ने इस युद्ध के बाद फ्रांसीसियों को अपने दरबार में रखना शुरू कर दिया। फ्रांसीसियों को अपने दरबार में रखना शुरू कर दिया और स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। किसानों से रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत करी। किसानों से रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत करी। रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत करी। क्लियर है ना? इस युद्ध के बाद टीपू ने क्या किया? फ्रांसीसियों को दरबार में रखना शुरू कर दिया, स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और किसानों से रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत करी, किसानों से संपर्क स्थापित किए। तो ठीक है, अब इस समय अब बंगाल का नया गवर्नर था वो कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब इस समय कौन था? बंगाल का नया गवर्नर था लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने टीपू को हराने का मन बनाया, बदला लेने का मन बनाया उसने। और उसको ये अवसर भी प्राप्त हो गया क्योंकि त्रावणकोर क्षेत्र को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। त्रावणकोर को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। त्रावणकोर क्षेत्र को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। इसमें टीपू कूटनीतिक चाल कायम करने में असफल रहा। इस युद्ध का जिसे जो तृतीय बोलते हैं, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक था? 1790 से 92 के बीच में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच में लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय लड़ा गया था और ये त्रावणकोर को लेकर विवाद हो गया था। इसमें टीपू कूटनीतिक चाल कायम करने में असफल रहा और उसकी हार हुई और उसको श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत इस संधि श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत टीपू को अपना आधा राज्य इसको देना पड़ा था कॉर्नवालिस को। टीपू को अपना आधा राज्य किसको देना पड़ा था? कॉर्नवालिस को, रंगपट्टनम की संधि के साथ। ठीक है, अब अपन देखते हैं चतुर्थ और अंतिम आंग्ल मैसूर युद्ध। चतुर्थ और अंतिम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1799 में। ये लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पर लड़ा गया था। लॉर्ड वेलेस्ली था नया जो गवर्नर था बंगाल का, वो कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली ने टीपू के लिए सहायक संधि का प्रस्ताव भेजता है। टीपू के पास सहायक संधि का प्रस्ताव भेजा, लेकिन टीपू ने सहायक संधि के प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया और कहा 100 दिन भेड़ की तरह जीने से अच्छा है एक दिन शेर की तरह जीना। 100 दिन तो ये कोटेशन पूछी जाती है, ये कथन किसका है? टीपू सुल्तान का है। 100 दिन भेड़ की तरह जीने से अच्छा है एक दिन शेर की तरह जीना। और इसी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में 1799 में
टीपू की मृत्यु हो जाती है और मैसूर पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है। मैसूर पर अंग्रेजों का आधिपत्य हो जाता है, यहीं से मैसूर में अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे शिवाजी। बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और वहां से शिवाजी पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना।